नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपनी वेदांत पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 1 जो कि गद्य खंड से संबंधित है, जिसका नाम है भक्तन, और इस पाठ को हम पढ़ रहे हैं। तो इस पाठ में हमने भक्तन के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उसका जीवन है, किस तरह से उसका व्यवहार है और क्या-क्या उसके अंदर कमियां हैं, क्या-क्या उसके अंदर अच्छाइयां हैं। बहुत सारी बातें हमने भक्तन के बारे में पढ़ी, उसके परिवार के बारे में पढ़ी, उसके बच्चों के बारे में पढ़ी, उसकी पूरी फैमिली के बारे में। और खास तौर पर क्योंकि ये चैप्टर महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है और जो भक्तन है वो महादेवी वर्मा जी के घर में उनके भोजन को तैयार करती है, यानी कि एक तरीके से उनकी सेविका है वहां पर। तो भक्तन के बारे में महादेवी वर्मा जी क्या क्या बताती हैं कि क्या जो उनका जो नाम है, क्या जो वो है वो रियल में वैसी है या नहीं। तो बहुत सारी बातें हमने भक्तन के बारे में पढ़ी। चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, आज हम इसी पार्ट को कंप्लीट करेंगे और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर भी हम इस सेशन में करेंगे, क्योंकि पाठ परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात आपको मैं पिछले सेशन से ही, यानी कि जब हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी से मैं आपको बताती आ रही हूँ। तो आज हम चैप्टर को रिवाइज करेंगे। इससे पहले अगर कोई बच्चा इस चैप्टर को अटेंड नहीं कर पाया है तो आज चैप्टर का रिवीजन करेंगे शुरुआत से, और उसके बाद पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर भी आज हम करेंगे। तो सभी बच्चे चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और ध्यान से पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम भक्तन जो चैप्टर है इसको एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे और इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर फिर हम करेंगे। तो इस पाठ में जैसे कि यहाँ पर लेखक यानी कि लेखिका जो है पाठ की महादेवी वर्मा जी, उन्होंने भक्तन के चरित्र के बारे में बताया है कि जो भक्तन का चरित्र है वो बहुत ही ज्यादा स्वावलंबी है, वो बहुत ज्यादा, यानी कि उसको दूसरों के सामने झुकना बिल्कुल भी पसंद है। तो भक्तन के जो शारीरिक विशेषताएं हैं, जो उसका पारिवारिक जो उसका रहा है, जो कुछ भी सारी चीजें हमने इस पाठ में पढ़ी हैं, आज भी रिवाइज करेंगे। जैसे यहाँ पर बताया है कि भक्तन छोटे कद वाली और दुबले शरीर वाली और पतले ओठों वाली एक महिला है जो अपनी आंखों के, अपने ओठों के कोने में एक दृढ़ संकल्प लेकर चलती है, एक विचित्र समझदारी लेकर चलती है। क्योंकि जब यहाँ पर लेखिका बता रही थी, आपने पाठ पढ़ते वक्त ध्यान दिया होगा कि लेखिका बताती है कि कई बार ऐसा होता है कि भक्तन अपनी गलती नहीं मानती है, यानी कि उनको नहीं पता चलता कि मैं भी गलत हूं, क्योंकि वो इन सब लोगों को वो गलत ठहरा देती है अपने अनुभवों से। उनको जीवन में इतने ज्यादा अनुभव उन्हें मिले हैं अपनी जीवन से कि सबसे पहले जब उनका विवाह तो जो है वो सबसे पहले छोटी आयु में ही हो गया था, और जो परिवार था वो काफी भरा पूरा परिवार था, बहुत सारे जेठ जेठानियां, सास ससुर, बहुत सारे लोग उसकी फैमिली में थे जो कि बिल्कुल भी काम नहीं करते थे, क्योंकि उसी से सारा काम घर का कराया जाता था। और पूरा जो परिवार है, पूरी गृहस्थी जो है उसने ही सजाई और संवारी हुई थी, यानी कि जो भी उसके पास खेत खलिहान थे, गाय थी, यानी कि पशु थे, वो सब उसी के हिसाब से रहते थे, उसी ने सबको कंट्रोल किया हुआ था। यानी कि फसलें भी, अगर बाग बगीचे देखें तो फलों से लदे हुए रहते थे, फसलें खेतों में लहलाई हुई होती थी, और गाय भैंस जो है वो अच्छे खासे दूध देने वाले दुधारू हुआ करते थे। यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत वो अपने पति के साथ मिलकर अपने परिवार को सजाने और संवारने में, अपनी गृहस्थी को बनाने में लगाती थी। लेकिन क्योंकि परिवार के सदस्यों ने कभी भी उसका सम्मान नहीं किया, कभी भी उसको
कभी भी उसको वो इज्जत नहीं दी परिवार में जो उसकी जो हकदार थी वो। तो यहाँ पर बहुत सारी जो गड़बड़ी हुई वो स्टार्टिंग यहाँ से हुई कि जब उसकी बड़ी बेटी का विवाह कर दिया गया, और बड़ी बेटी का विवाह जब हुआ तो उस समय उसकी उम्र जो थी, यानी कि भक्तन जो है उनकी उम्र केवल 29 वर्ष की थी, और बड़ी बेटी के विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का, यानी कि भक्तन के पति का स्वर्गवास हो गया। तो कच्ची उम्र में ही उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई। और इसके बाद चलो कोई बात नहीं, उन्होंने अपने आप को टूटने नहीं दिया, अपने आप को बिखरने नहीं दिया। उन्होंने अपनी जो बेटी थी, बड़ी बेटी जिसका विवाह किया गया था, उसके पति को ही अपने घर का जमाई बनाकर उसको कारोबार अपना पूरा संभालने को कह दिया। लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य उनका ये रहा कि जो उसके भी जो पति थे, यानी कि उसकी बेटी के जो पति थे, वो भी स्वर्ग को प्राप्त हो गए थे जब उनकी बेटी शुरुआत में ही थी, यानी कि शुरुआत की एज में ही थी, 18-19 की एज में ही थी। तो बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ भक्तन के ऊपर टूटा हुआ था। और सबसे बड़े दुख की बात ये थी कि जो उनकी फैमिली थी, यानी कि जो उनका परिवार था, तो वो भक्तन के जो खेत देखकर, मोटी ताजी गाय भैंस देखकर, फलों से लदे हुए पेड़ देखकर उनके घर के लोग, यानी कि जेठ जेठौत जो थे, उनके मुंह में पानी भर आया। यानी कि उन्हें लगा कि अब तो उसके पास, क्योंकि पहले तो जो उनके हस्बैंड थे, उनके पति थे, वो संभालते थे सारी चीजें। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी के पति को वो जिम्मेदारी दे दी। तो अब जब उनका भी देहांत हो गया तो इन लोगों को अवसर मिल गया कि सारा कराया कारोबार इनके पास अब आ जाए तो अच्छा रहे। तो इन्होंने बहुत ही चालाकी की और उसकी बेटी का विवाह जो बड़े जो जेठ थे उनके साले के साथ जबरदस्ती, बहुत सारी तरह तरह की उस पर इल्जाम लगाकर यहाँ पर उसके साथ उन्होंने कर दिया। तो यहाँ पर जो लड़का था वो बहुत ज्यादा परेशान उस लड़की को करता था, बहुत ही ज्यादा उसको, क्योंकि उसका जो मेन पर्पस था शादी करने का उनकी बेटी से, वो ये था कि वो सारी जमीन जायदाद, सारी चीजें अपने ओर ले ले। यानी कि उनके जेठ जेठौत जो थे वो ये चाहते थे कि अगर मेरे साले को ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो ये हमारे हक में है, यानी कि हमें भी समझो कि ये सारी चीजें हमारी हो गई है। तो यही बहुत सारी बातें भक्तन की गृहस्थी के बारे में बताई गई थी। और उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें बताई थी कि जो भक्तन थी वो खाना बनाने में बहुत ही ज्यादा जो घर के जो घर का जो खाना होता है, यानी कि एक ट्रेडिशनल जो फूड होता है, जो उनके एरिया का जो फूड होता है, खाना होता है, उसको बनाने में वो काफी निपुण थी, ऐसा भक्तन को स्वयं भी लगता था। और वो कहती थी कि मेरे सास ससुर भी इस बात को मानते थे, क्योंकि जब लेखिका ने उन्हें अपनी सेविका के रूप में रखा था तो वो कहती है कि वो ऐसे ऐसे ऐसा खाना बनाती थी कि उनको एक रोटी का निवाला भी तोड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाया करता था। और बहुत सारी चीजें, यानी कि खाने के बाद बहुत सारे खाने के लिए उनके पास ऑप्शन रहते थे कि अगर आपको नहीं खाना तो आप गुड़ के साथ खा सकती हैं, आप इसके साथ खा सकती हैं, आप उसके साथ खा सकती हैं। तो यही सारी चीजें भक्तन के अंदर थी। और एक और बहुत बड़ी बात थी कि महादेवी वर्मा जी इस पाठ में बता रही हैं कि भक्तन ने कई चीजें, उन्हें अपनी लैंग्वेज की, अपनी भाषा की बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें उन्होंने लेखिका को कंठस्थ करा दी थी, यानी कि बता दी थी, क्योंकि वो हर समय अपना हाथ ऊपर रखने पर विश्वास करती थी। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी लैंग्वेज की, जब हम किस चीज को, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको मराठी में क्या कहते हैं, इसको पंजाबी में क्या कहते हैं, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, तो इस तरह से उन्होंने लेखिका को अपनी भाषा से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बता दी थी। पर यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि शिष्टाचार, वो छोटे छोटे शिष्टाचार जो उनकी भाषा से जुड़े हैं, उनके समाज से जुड़े हैं, उनके लेवल से जुड़े हैं, उठने बैठने के स्तर से जुड़े हैं, वो आज तक भी भक्तन नहीं सीख पाई है। यानी कि वो उन सारी चीजों को अपनाना शायद चाहती ही नहीं है।
और अब एक मेन बात यहाँ पर लेखिका कहती है कि भक्तन अच्छी है ये कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, यानी कि दुर्गुण भी उसमें उतने ही हैं, बहुत सारे उसमें दुर्गुण भी हैं। तो इस तरह हम भक्तन को एकदम से सीधी साधी सच्ची नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार लेखिका को लगता था, जैसे अगर लेखिका के घर में पैसे कहीं पर भी पड़े हुए हैं तो लेखिका कहती है कि भक्तन उन्हें भी उठाकर संभाल लेती थी, यानी कि रख देती थी और कहती थी कि अगर, क्योंकि ये मेरा घर है और अपने घर में मैं चोरी नहीं कर सकती, अपने घर के पैसों को संभालना, अपने घर के पैसों को उठाकर किसी और जगह पर रख देना चोरी नहीं कहलाता है। और एक बात उनमें और थी कि वो उनके शास्त्र का भी अलग ही रहस्यमय सूत्र था, यानी कि उनका जो कोई शास्त्र का भी अगर प्रश्न होता, यानी कि अगर उनसे कोई शास्त्रार्थ भी करे, अगर उनसे कोई तर्क वितर्क भी करे, तो उस बात को भी वो अपने सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। यानी कि कहीं पर ऐसा समय भी कहीं पर आ जाता था कि हाँ, शास्त्र में ये होता है, शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है, तो भक्तन को जो सुविधाजनक लगता था उसे वह शास्त्र बना देती थी। और अब क्योंकि भक्तन हेल्प करना चाहती थी अपनी मालकिन की, अपनी जो मालिक है उनकी, लेकिन क्या होता है कि वो कई बार वो बहुत दूर थी, किताबों से जुड़ी हुई नहीं थी, बहुत सारी चीजों से वो दूर थी। तो लेकिन क्या था कि वो कहती थी कि अगर मैं पढ़ने बैठ गई, क्योंकि लेखिका उन्हें कहती थी कि थोड़ा सा समझ लो, पढ़ लो, सीख लो मैं कैसे कर रही हूँ, तो वो कहती थी अगर आप तो दिन रात किताबों में घुसी रहती हो, आप दिन रात किताबों में गड़ी रहती हो, दिन रात आप लेखन कार्य में लगी रहती हो, अगर मैं भी पढ़ने लग जाऊं तो इस घर गृहस्थी को कौन देखेगा, कौन सुनेगा। तो ऐसे फिर पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों पर यहाँ पर इस तर्क वितर्क का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता था। तो इस तरह भक्तन बहुत सारी चीजें, कभी लेखिका की पुस्तकों को ठीक तरीके से लगाकर बिठाकर, कभी उनके पन्नों को पलटकर वो लेखिका के कार्य में हेल्प कर दिया करती थी। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें हमने इस पाठ में पढ़ी थी कि कई बार जब लेखिका को अपने चित्र पूरे करने होते थे, चित्र बनाने होते थे, तो उस समय भी लेखिका के लिए कॉफी बनाकर लाना, शरबत बनाकर लाना, ये सारे काम करके वो लेखिका की हेल्प कर दिया करती थी। और बहुत सारी बातें हमने इस पाठ में पढ़ी थी कि यहाँ पर जब भक्तन कहती है कि भक्तन, और अब यहाँ पर जो लेखिका है वो कहती है भक्तन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन होगा, क्योंकि जो देखिए यहाँ पर जो लेखिका है हमारी महादेवी वर्मा जी, वो कहती है कि भक्तन और मेरे बीच सेविका और स्वामी का संबंध है, ये कहना कठिन होगा, क्योंकि सेवक और स्वामिनी का जो संबंध होता है या स्वामी का संबंध जो होता है वो क्या होता है कि जब इच्छा हो, यानी कि स्वामी को जब इच्छा है, यानी कि जो मालकिन है, मालिक है, जिसको जब इच्छा हो तो वो अपने सेवक या सेविका को हटा सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सेवक नहीं था जो स्वामी के आदेश, चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। यानी कि जब लेखिका को लगता था कई बार कि वो कह देती थी भक्तन से कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो वो एक अलग सी हंसी वहां पर हंस दिया करती थी केवल, और जितना अपने घर में वो बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना, वे जिस प्रकार के अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के लिए, विकास के परिचय के लिए मेरे जीवन को घेरे हुए है। यहाँ पर लेखिका बताती है कि जिस प्रकार जो अंधेरा है घर में वो बारी बारी से आता जाता रहता है, यानी कि अंधेरा और उजाला आता जाता रहता है, आंगन में फूले हुए गुलाब और आम जो है उनको वो सेवक मानने का मान सकते हैं, क्योंकि वो आते जाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लेखिका है वो अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व
के लिए, यानी कि उनका जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल ही अलग है और अपने विकास के परिचय के लिए मेरे जीवन को घेरे हुए है। यानी कि लेखिका कहती है लेकिन जो भक्तन है उनका जो स्वभाव है वो लेखिका के जीवन को घेरे हुए है। और भी सारी चीजें यहाँ पर बताई कि जैसे जब लेखिका कहती है कि जब मेरे परिचित और साहित्य बंधुओं से भक्तन का विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर करता है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तन की सहज बुद्धि विस्मित करने वाली है। यानी कि लेखिका कहती है कि जो मेरे परिचित लोग हैं, मेरे जो साहित्य बंधु हैं, उनका जो परिचय है भक्तन से वो एक विशेष परिचय है, लेकिन उनके प्रति सम्मान की मात्रा, उनके प्रति सद्भाव की मात्रा वो मेरे सद्भाव और मेरे सम्मान से निश्चित होता है। यानी कि मैं जितना उनका सम्मान करती हूँ, जितना सद्भाव उनका करती हूँ, उतना ही भक्तन भी करती हैं। और यहाँ पर भक्तन की इस सहज बुद्धि, ये सहज बुद्धि जो है उन्हें चौंकाने वाली है। और यहाँ पर वह किसी को भी आकार प्रकार वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम से अपभ्रंश द्वारा कवि कविता के संबंध में उनका ज्ञान बढ़ा, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वो कह उठती काहू कवित्व लिखे जानत, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती। तब ऊ कुलछो करही धरही ना बस, गली गली गावत बजावत फिरही। तो पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में जब कोई कारागार का अतिथि हो जाता, तब उस समाचार को व्यथित भक्तन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलजुग रहा तोन रहा, तब परले होई जाए। मतलब वो अपनी भाषा में लोगों से सहानुभूति वो रखती थी। और भक्तन के संस्कार ऐसे थे कि वो कारागार से बिल्कुल वैसे ही डरती थी जैसे यमलोक से, क्योंकि ये सारी चीजें संस्कारों में ही होती है। तो भक्तन के संस्कार ऐसे थे क्योंकि उन्होंने कभी भी ये सारी चीजें नहीं देखी हुई थी, ये सारी चीजें कभी भी महसूस नहीं की थी। तो उनके लिए कारागार, कभी कोई बच्चा अगर कोई गलत काम कर देता है, कोई विद्यार्थी कोई गलत काम कर देता है, तो उनको जेल जब हो जाया करती थी, तो भक्तन को ये सारी चीजें कैसी लगती थी कि जैसे उन्हें यमलोक भेज दिया गया हो। और जेल की इस ऊंची दीवार को देखते ही वो बेहोश हो जाना चाहती थी। और ऐसी ही बहुत सारी बातें यहाँ पर कि जो भक्तन के बारे में बताया कि नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तन का तो बिना लड़े काम नहीं चलता। अब क्योंकि भक्तन और जो लेखिका है उनका आपस में व्यवहार इस तरह का हो गया था कि वो एक दूसरे से लड़ते भी थे और प्रेम से भी रहते थे। तो ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थित कल्पना भी दुर्लभ है। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा जिसमें न कोई धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चीर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी। भक्तन की कहानी अधूरी है, पर इसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती हूँ। तो अब क्योंकि लेखिका जो है, अब जो भक्तन है वो लेखिका के जीवन में इस तरह घुल मिल गई है, इस तरह वो उनके जीवन में समा गई है कि अब लेखिका कहती है कि ऐसा बुलावा जब कभी उनका आ पहुंचेगा, यानी कि भक्तन की कहानी अभी अधूरी है। इस कविता को लिखने तक भक्तन जो है वो जीवित है। तो लेखिका कहती है कि मैं इस कहानी को पूरा नहीं करना चाहती हूँ, यानी कि उनसे विदा नहीं लेना चाहती हूँ। वो जैसी भी है उनके लिए अच्छी है। तो हमने यहाँ पर भक्तन पाठ को लगभग कंप्लीट कर लिया है। पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट आप सुन लीजिए और चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। वैसे हमने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा है, इससे पहले के जो सेशंस हैं उनमें हमने पाठ की एक एक पंक्ति को पढ़ा है।
तो पहला हम प्रश्न शुरू करते हैं इस पाठ का। भक्तन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी? भक्तन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो भक्तन का वास्तविक नाम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या भक्तन का वास्तविक नाम था। तो भक्तन का वास्तविक नाम आप सभी को पता है, लक्ष्मण यानी कि लक्ष्मी था। और भक्तन को यह नाम, और देखिए पहले हम पहले प्रश्न का उत्तर देंगे, क्यों छिपाती थी? क्योंकि लक्ष्मी जो है वो समृद्धि का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है, ऐश्वर्य का प्रतीक है। परंतु यहाँ पर भक्तन के नाम से उसके गुणों का कोई भी मेल नहीं है। भक्तन गरीब है, समझदार है, और क्योंकि उसको पता है जो लक्ष्मी नाम है वो समृद्धि का सूचक है, इसीलिए भक्तन अपने नाम को किसी के साथ, किसी से नहीं कहना चाहती, किसी को नहीं बताना चाहती है। अगला है प्रश्न, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा एवं उपेक्षा का शिकार बनी। यह हमने पाठ में पढ़ा है। तो ऐसी घटनाओं से अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। इससे आप सहमत है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्लास 12 के आप बच्चे हैं तो इस पर आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बातें आप इस प्रश्न में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भक्तन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संबंध में स्त्री के मानवाधिकार, यानी कि विवाह करे या ना करे अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। तो इस पर भी आपको अपने विचार लिखने हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, क्योंकि अभी आप क्लास 12th में है, ऐसे आपको कई टॉपिक आपको मिलेंगे कि आप इन पर लिखिए। तो ये यहाँ पर 2 समाज में स्त्रियों की जो एक स्थिति है उस समय में या अभी के समय में आप कंपेयर करके वो सारी बातें इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भक्तन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो यहाँ पर लेखिका ने कहा कि जब भक्तन घर में काम करने आई थी तो वो बहुत ज्यादा सीधी सादी भोली भाली लगती थी, लेकिन ज्यों-ज्यों उनका लेखिका के साथ संपर्क बढ़ता गया त्यों-त्यों वो उनके बारे में, उनके व्यवहार के बारे में जानने लगी। और फिर धीरे धीरे देखिए हमें पता चलता है, जब हम फर्स्ट टाइम किसी इंसान से मिलते हैं तो हम उसे जान नहीं पाते कि वो कैसा है। हम पहली बार में अगर हमसे कोई अच्छे से बात करे तो हमें लगता है ये तो बहुत अच्छा है। अगर पहली बार ही किसी ने रूडली बात कर दिया, क्योंकि हमें पता नहीं है उसका मूड कैसा है, वो किस सिचुएशन से अभी गुजर रहा है, तो हमें लगता है अरे ये तो बेकार है। लेकिन हम जिसके साथ कुछ दिन तक रहने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि इंसान का व्यवहार कैसा है। तो जब धीरे धीरे भक्तन के साथ लेखिका की जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ती गई, तो उन्हें उनके व्यवहार के बारे में पता चला और उन्होंने देखा कि कई जगह भक्तन बहुत अच्छी साबित नहीं हुई है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भक्तन बहुत अच्छी है, ऐसा कहना कठिन होगा और उसमें कई दुर्गुण भी हैं। तो ये प्रश्न आप इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भक्तन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को भी सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? तो ये जब आपने पाठ पढ़ा होगा कि भक्तन किसी भी शास्त्र से संबंधित, क्योंकि वो तर्क वितर्क बहुत ज्यादा करती थी, अपना हाथ हमेशा ऊपर रखने का सोचती थी, अपने अनुभवों के द्वारा वो प्रश्नों को हल करने का सोचती थी। तो यहाँ पर भक्तन की ये विशेषता बताई कि वो चाहे अगर शास्त्र की ही बात करे तो वो उस प्रश्न को ही अपने अनुसार ढाल लेती थी, यानी कि वो सिर घुटाए रखती थी। लेखिका को यह, चाहे लेखिका को यह अच्छा ना लगे तो उन्होंने भक्तन, यानी कि वो अपनी बात को ही हमेशा ऊपर रखती थी और वो कहती थी कि तीरथ गए मुंडाए सर, यानी कि यह एक बात किस शास्त्र में लिखी है कि ज्ञान भक्तन को नहीं था, यानी कि लेखिका जानती है कि भक्तन का सिर जो है वो घुटनों में रहता था और हर बृहस्पतिवार को जो है उसका मुंडन होता था, यानी कि वो अपने अनुसार अपनी चीजें ढालती थी, अपने अनुसार अपनी चीजें किया करती थी। अगला अंतिम प्रश्न है, भक्तन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? बहुत सारी बातें इस बारे में पाठ में लिखी गई है। जब हमने पाठ पढ़ा था तो आप सभी ने इस बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा कि भक्तन के
आ जाने से बहुत सारे चेंजेस लेखिका में भी आ गए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें अपने क्रियाकलापों में अपनाई। जैसे सबसे पहले उनके खाने का ढंग बदल गया, क्योंकि खाने का ढंग कैसे बदला, जो सारी चीजें भक्तन बनाया करती थी वो प्रॉपर एक क्षेत्र से आते थे कि वो उसी राज्य के या उसी जगह के ट्रेडिशनल, यानी कि जो पारिवारिक फूड होते हैं, खाना होता है, वो अक्सर बनाया करती थी। और उनकी बातों का प्रभाव भी लेखिका पर पड़ने लगा था। तो इस प्रश्न में बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस पाठ से पढ़कर लिख सकते हैं, और आगे भी इस पाठ से बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आप अपने पाठ से पढ़कर आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है भक्तन, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। पाठ का रिवीजन भी हमने किया और पाठ से जुड़े हुए प्रश्न भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो इस पाठ में जो भी अगर आपको कोई परेशानी है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है या कोई प्रश्न आपको लगता है कि आपको इसका उत्तर नहीं आ रहा है, तो आप उसे मुझे अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। हम फिर से इस पाठ को एक बार पढ़ के फिर मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर लिख कर यहाँ पर बताऊंगी। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।